देखिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूर्ण रूप से बौखला गया। ये आप सबने देखा। भारतीय एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों और एयरवेज को नुकसान पहुंचा है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमने दुनिया के सामने रखे। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में बॉर्डर के करीब शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने के प्रयास किए, जिन्हें भारत ने हवा में ही नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमलों को नाकाम करने में भारत के सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अहम भूमिका रही, जो हमारे देश को रूस से मिला है। अब रूस ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है और यह प्रस्ताव जानकर आपको खुशी होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में S-400 के कमाल के बारे में पूरी दुनिया ने देख लिया है, सुन लिया है। अब पाकिस्तान के भारत पर किए गए हमलों को रोककर S-400 ने एक बार फिर से कमाल दिखाया और S-400 के बाद अब S-500 की बारी है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री होने जा रही है। S-500 एक कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम है और S-400 से भी ज्यादा एडवांस है। यह शानदार डिफेंस सिस्टम आने वाले समय में भारत को भी मिल सकता है। ऐसा होने पर पाकिस्तान कांप उठेगा। रूस ने एक बार फिर से भारत से दोस्ती का परिचय दिया है। देखिए, बड़ी चीज क्या है इस खबर में वो समझिए। रूस ने भारत के साथ मिलकर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन करने का फैसला लिया है और यह प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होगा। यह डिफेंस सिस्टम भारत की सैन्य शक्ति को और बढ़ा सकता है। क्या है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत, जरा इसके बारे में जान लीजिए। S-400 के बारे में आपने बहुत जान लिया। देखिए, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ये हाइपरसोनिक मिसाइलें, कम कक्षा वाले उपग्रहों और स्टील्थ विमानों जैसे खतरों को काउंटर कर सकती है और इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम 100 एटमॉस्फेयर अवरोधों तक विस्तारित होता है, जिसकी कथित सीमा 600 किलोमीटर और ऊंचाई क्षमता 200 किलोमीटर है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे खास विशेषता इसकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM क्षमता है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM को बेअसर करने के लिए 77 N69 और 77 N6N1 काइटेनिक इंस्पेक्टर की इस्तेमाल करती है और मिसाइलें जो S-400 के लिए बहुत बड़ी हैं, S-500 को निकट अंतरिक्ष में वस्तुओं को टारगेट करने में सक्षम बनाती है। इस शक्तिशाली सिस्टम का रडार कथित तौर पर एक एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन की गई सरणी AESA है, जो 2000 किलोमीटर पर टारगेट का पता लगा सकती है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि S-500 अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जैसे पश्चिमी हथियारों से भी काफी एडवांस है। ये एयर डिफेंस सिस्टम वायु रक्षा, मिसाइल रक्षा और एंटी सैटेलाइट फीचर्स को एक साथ लाता है। सैन्य क्षेत्र में S-500 को एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। भारत पाक तनाव की खबरें आपने देखी, इसमें आपने S-400 का कमाल देखा। S-400 किस प्रकार से हिंदुस्तान के लिए एक अभेद्य किला बनकर सामने खड़ा था, किस प्रकार से ये अभेद्य कवच बनकर सामने खड़ा था। उसने पाकिस्तान के तमाम प्रयासों को हवा में मार गिराया। अब उसका एक एडवांस वर्जन S-500 जो है वो रूस हिंदुस्तान के साथ मिलकर बनाने जा रहा है और उसका जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में होगा। ये अपने आप में एक बेहद बड़ी खबर है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम, और संघर्ष में पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ। संघर्ष विराम से पहले जो संघर्ष हुआ उसमें देखिए, पाकिस्तान सरकार लगातार छिपाने की कोशिश करती रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर पाकिस्तान ने हमले किए, जिनका जवाब भारत ने पाकिस्तान को इतना खतरनाक दिया कि 4 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर भारतीय गोला बारूद की गूंज से गुंजायमान उठे। कई एयरबेस, एयरपोर्ट और स्टेडियम तबाह हो गए। पूरी दुनिया ने देख लिया है। इतनी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान अपने आप को जीता हुआ बता रहा है और अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से बच रहा था। आखिरकार पाकिस्तान ने खैर अब इस लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों का आंकड़ा एक जारी किया है, जो कि उनका एक आंकड़ा है। हकीकत में संख्या ज्यादा है। पता चला है कि भारत के साथ जो कुछ भी स्थिति बनी युद्ध की, उसमें पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए, ये उनके हिसाब से है, और 78 सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान आर्मी की ओर से जारी की गई सूची में पाक थल सेना के 6 सैनिक, वायुसेना के 5 सैनिक शामिल हैं।
और भारत ने पाकिस्तान के इन हमलों को इस तरह से जवाब दिया कि पाकिस्तान को युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर तमाम देशों के जो सर्वे सर्वा हैं उन तक गुहार लगानी पड़ी। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान सबसे पहले किया था, उसके बाद में पाकिस्तान अपने आप को जीता हुआ एकाएक दिखाने लगा। लेकिन ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी गहरी चोटें दी हैं। और ये चीज़ बहुत लाउड एंड क्लियर प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि फोन पहला आया था पाकिस्तान की तरफ से और उन्होंने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की थी, वो गिड़गिड़ाए थे और ये कहा था कि भविष्य में कभी भी कोई आतंकवादी गतिविधियां हमारी तरफ से नहीं होंगी, तब जाकर भारत ने विचार किया था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। और साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप का जो ये कहना कि हमने ट्रेड को लेकर धमकी दी, उसके बाद में ये लोग माने, इसको भी भारत सरकार ने इसका भी खंडन किया और कहा है कि जितनी बार भी वहां से फोन आया, कभी भी व्यापार को लेकर कोई बात अमेरिका ने नहीं की, बस वो हमको ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये युद्ध ठीक नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें खैर, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत के हमले किस प्रकार से रहे, चकलाला से सियालकोट तक और सुकूर से रहमियार खान, रफीकी, तमाम एयरबेस हमने जो है उनके ख़त्म कर दिए और उसके हमने सबूत भी दिखाए हैं। लेकिन अफसोस यही है कि जो पाकिस्तान है वो ना जाने किस गलतफहमी में जी रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सब ने देखा, उन्होंने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच तत्काल युद्ध विराम हुआ, जिससे सैन्य गतिविधियां थमी और क्षेत्र में स्थिरता आई। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों देशों को व्यापारिक लाभ का प्रस्ताव देकर संघर्ष को रोकने में मदद की। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि मैंने दोनों से कहा कि हम आपके साथ बहुत व्यापार करेंगे, चलिए इसे रोकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भी मध्यस्थता की पेशकश की, ये कहते हुए कि वह भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान निकालने के लिए काम करेंगे। हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के इन दावों को खारिज किया। ये समझिए, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपने, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसको सिरे से खारिज कर दिया भारत सरकार ने। भारत सरकार ने ट्रंप के इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध विराम के दौरान व्यापार पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो दिखा रहे हैं। Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. बढ़ेंगे आगे। भारत द्वारा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। यूनुस सरकार ने भारत के इस कड़े रुख पर चिंता जताई और चिंता जताते हुए नई दिल्ली से हेल्प यानी मदद मांगी है। भारत के हालिया एक्शन से यूनुस सरकार परेशान है और गुहार लगाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में आने के बाद से ही भारत से उसके रिश्ते खराब होते गए। मोहम्मद यूनुस ने भारत के एहसानों को भूलते हुए पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाया, लेकिन भारत ने भी कई कदम ऐसे उठाए जिसके बाद यूनुस को औकात याद आ गई। भारत के खिलाफ बांग्लादेश के रुख ने नई दिल्ली को निराश किया है। हाल में पूरे भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भारत सरकार अभियान चला रही है, जिससे अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ के वापस भेजा जा रहा है। भारत के इस कदम से यूनुस सरकार बौखलाई हुई है और भारत सरकार से गुहार लगा रही है। भारत सरकार ने जब से अवैध बांग्लादेशियों को भारत से वापस भेजना शुरू किया है, तब से यूनुस सरकार परेशान है। इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश ने दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजा है, जिससे इस तरीके से बांग्लादेशियों को भेजने का विरोध किया गया, जिसमें अब भारत सरकार ने अपील की है। भारत सरकार से अपील भी की गई है कि वो ऐसा ना करें। बता दें कि बांग्लादेश ने 7 और 8 मई को भारत की ओर से अवैध लोगों को सीमा पर छोड़ने के बाद एक राजनयिक नोट भेजा। हालांकि खबर है कि
खगड़ाछारी जिले की सीमा पर 200 से 300 लोग जमा हो गए। इनमें से 78 को 9 मई को बीएसएफ की ओर से सुंदरवन के सुंदूर मंदरबरिया चा में एक जहाज पर लाद दिया गया था। भारत के एक्शन के बाद में सोमवार को सचिवालय में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बांग्लादेशियों को वापस भेजने का मुद्दा उठाया गया। यूक्रेन पर हमले के बाद अब रूस की गतिविधियां एक नए मोर्चे की ओर इशारा कर रही हैं। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि रूस ने फिनलैंड की सीमा के बेहद करीब 4 अहम ठिकानों पर बड़ी सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन और रूस के बीच तुर्की में संभावित बैठक की चर्चा चल रही है, व्लादिमीर पुतिन की ये चुपचाप तैयारी यूरोप को गहरी चिंता में डाल रही है। स्वीडन के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर एसवीटी ने प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें रूस के 4 ठिकाने जिसमें कामेनिका और पेट्रोजोड्स्क और सेवरोमास्क 2 और ओल्निया पर तेजी से सैन्य गतिविधियां बढ़ती देखी गई। आपको बता दें कि कामेनिका फिनलैंड बॉर्डर से सिर्फ 35 मील की दूरी पर है। इस इलाके में फरवरी से अब तक 130 से ज़्यादा मिलिट्री टेंट लगाए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि करीब 2000 सैनिकों को रखा जा सकता है। वहीं पेट्रोजोड्स्क फिनलैंड सीमा से 109 मील की दूरी पर है। यहाँ 3 बड़े स्टोरेज हॉल बनाए गए हैं, जहाँ 50-50 बख्तरबंद वाहन रखे जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हॉल असली संख्या छिपाने के लिए बनाए गए हैं। तीसरी जगह है सेवेरोमास्क। ये सैटेलाइट तस्वीरों में कई यहाँ हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। ये बेस रूस के एयर ऑपरेशंस के लिहाज से काफ़ी अहम है। चौथा है ओलेनिया। यूक्रेन के मुताबिक इस बेस से कई बार उनकी ज़मीन पर हमले किए गए हैं। यहाँ भी नई हलचल देखी गई है। आपको बता दें कि रूस की ये तैयारी ऐसे वक्त में हो रही है जब फिनलैंड और स्वीडन हाल ही में नाटो का हिस्सा बने हैं। यूक्रेन पर 2022 में रूस के हमले के बाद में फिनलैंड ने अप्रैल 2023 में नाटो ज्वाइन किया। इसके बाद मार्च 2024 में स्वीडन भी नाटो का हिस्सा बना। रूस लगातार नाटो पर आक्रामक होने का आरोप लगा रहा है और कहा गया कि वो जरूरी कदम उठाएगा। अब ये तस्वीरें उसी चेतावनी को सच साबित करती दिख रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने 2021 की यादें भी ताज़ा कर दी, जब यूक्रेन बॉर्डर पर ऐसी ही गतिविधियों के बाद 2022 में रूस ने हमला कर दिया था। फिनलैंड के डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल वेसा विटार्नेन का कहना है कि रूस नाटो की एकता को परख रहा है। स्वीडन के डिफेंस चीफ माइकल क्लेसन ने भी कहा है कि हम जब नाटो में शामिल हुए तब रूस ने कहा था कि वो प्रतिक्रिया देगा। अब वो सच साबित हो रहा है। रविवार सुबह अफ्रीकी देश उत्तरी बुकीना फासो में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। किस प्रकार का हमला था, इस खबर में आपको बताएंगे। देखिए, 100 से ज्यादा लोग यहां मार दिए गए। इस हमले ने संकट से उबर रहे देश में एक बार फिर से डर का माहौल व्याप्त कर दिया। मारे गए लोगों में ज्यादातर सैनिक थे, साथ ही कुछ स्थानीय नागरिक और एक एड वर्कर भी शामिल है। यह हमला रणनीतिक शहर जीबो और पास के सैन्य अड्डों पर किया गया। लंबे समय से आतंक से घिरा है और चरमपंथी गुट यहां हमला करते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जीबो की। चश्मदीदों के मुताबिक हमला सुबह करीब 6 बजे एक साथ कई स्थानों पर शुरू हो गया। हमले की जिम्मेदारी अब अल-कायदा से जुड़े जिहादी समूह जमात नस्ल अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन यानी JNIM ने ली है। ये समूह अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में कुख्यात संगठन है। खबरों के मुताबिक हमलावरों ने बुर्किना फासो की वायुसेना को जवाब देने का मौका नहीं दिया। एडवोकेट के तौर पर इस क्षेत्र में काम करने वाले चार्ली वेब ने बताया कि हमलावरों ने जिबो में विशेष आतंकवादी विरोध इकाई के शिविर पर हमला करने से पहले शहर की सभी एंटी पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया था।